सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। दोस्तों, ये लाइन है देश के 11वें राष्ट्रपति जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जान लेते हैं उनका पूरा नाम। A से अवुल उनके परदादा का नाम, P से पाकिर उनके दादा का नाम, J से जलालुद्दीन उनके पापा का नाम और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। आज के मोटिवेशनल और इंस्पायर स्टोरी में कलाम साहब के लाइफ से जुड़ी बातों और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, जिनकी बदौलत आज हमारा देश परमाणु ताकत और आधुनिक मिसाइल के कारण अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। कलाम साहब का जन्म व पैतृक गृह दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में पड़ता है। पेशे से कलाम साहब एरोस्पेस वैज्ञानिक और राइटर थे। कलाम को उनकी ईमानदारी और उनकी सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता है। कलाम साहब को पद्म विभूषण, भारत रत्न व यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर आदि अवार्डों से नवाजा जा चुका है। इन्हें फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हम लोग किस असुविधा की बात करते हैं, आइए उनके रियल स्टोरी को जानते हैं। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घर में लाइट नहीं थी। कलाम जी केरोसिन वाले लालटेन में पढ़ाई करते थे, वो भी केवल डेली के 2 घंटे 7 से 9 ही चलती थी। तब उनके माता पिता ने उनके पढ़ाई में इंटरेस्ट को देखते हुए अपने लिए अंधेरे रखकर उसके लिए 11 बजे तक लालटेन चालू रखा। कलाम जी एक बार जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे तो वे गलत क्लासरूम में पहुंच गए जहां टीचर गणित पढ़ा रहे थे। कलाम जी को टीचर ने जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा क्लास कौन सा है? गणित के क्लासरूम में पहुंच गया, क्या पढ़ेगा, क्या आगे बढ़ेगा? कलाम जी इस घटना से इतना हताश हो गए। वही उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर ला दिए। टीचर भी हैरान हो गया। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में अखबार बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही रीजन था इस काम को करने का? नहीं दोस्तों, उन्होंने ये काम भी सोच समझकर चुना था। कलाम को बचपन से ही नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी, इसलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वो उसे पूरी तरह पढ़ लेते थे। पर अफसोस, नॉलेज ढूंढने का ये रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। वो 5वीं क्लास में था तो वे अपने बेस्ट फ्रेंड रामनाथ शास्त्री पंडित जी के बेटे के साथ क्लासरूम के फर्स्ट बेंच में बैठते थे। तो एक दिन उनके क्लास में एक नए टीचर आए और एक मुस्लिम को एक हिंदू लड़के के साथ बैठे देखना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच में बैठा दिया। लेकिन क्या उस लास्ट बेंच पर बैठना जिंदगी में पीछे छोड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ठान ली कि लास्ट बेंच पर बैठकर वो दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। और शायद वो हमेशा इसलिए कहते थे कि देश का एक अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर लग रहा होगा क्योंकि कलाम साहब तो कोहिनूर का हीरा थे और हीरे को पाने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना बॉस। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1955 में वह एक लड़ाकू विमान पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन 90 रैंक आने के कारण वे इंटरव्यू से बाहर हो गए और इसमें चूक गए क्योंकि भारतीय वायुसेना में केवल 8 ही पोस्ट थी। इस असफलता के बाद उनका पायलट बनने का सपना टूट सा गया, लेकिन उनको इस बात का काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि एक रैंक की वजह से वे सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले मैं पायलट बनके एयरक्राफ्ट न उड़ा सका, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता, अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनते तो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वे पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने मिसाइल और रॉकेट जरूर बना दिए। और भले ही वे इंडियन एयरफोर्स के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहना था कि आई विल हैव ग्रेट एम, यानी कि अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो, और वे हमेशा इसे अपने को याद दिलाते रहते थे। 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से सेलेक्ट होकर 6 महीने के लिए नासा अमेरिका गए। वहां नासा के वैज्ञानिक उनके काम करने के तरीके को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कलाम जी को इंडिया से 5 गुना ज्यादा सैलरी, अमेरिका का सिटीजनशिप
स्कॉलरशिप दिलाने और किसी अच्छी गोरी लड़की से शादी कर वहीं शिफ्ट होने का ऑफर दिया। लेकिन कलाम साहब एक सच्चे देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने ये ऑफर ठुकराकर वापस इंडिया आ गए। जो भी करूंगा अपने देश और राष्ट्र के लिए करूंगा। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1979 में SLV-3 लॉन्च फेल हो गए तो उनके प्रोफेसर सतीश धवन ने कलाम जी को मीडिया के सामने पब्लिकली लाए। तब मीडिया कलाम के ऊपर हावी हो गए। इससे कलाम जी डर गए। तब प्रोफेसर सतीश धवन जी ने इस फेलियर को अपने ऊपर लेकर कलाम की टीम को इंस्पायर किए और 1 साल बाद SLV-3 सफल हुआ तो कलाम जी को मीडिया के सामने बोलने के लिए धवन जी ने माइक दे दी। इस घटना से कलाम साहब बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने प्रोफेसर सतीश धवन से सीख ली कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तो क्रेडिट अपने टीम को दूंगा और फेलियर हो जाऊंगा तो सारा का सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगा। यही एक अच्छी लीडरशिप का गुण है। यह सब घटना चर्चा में आने के बाद तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कलाम साहब से मिलने की इच्छा जताई। तब प्रोफेसर सतीश धवन ने कलाम को फोन कर इंदिरा गांधी से मिलने को बुलाया। कलाम साहब बोले, मेरे पास तो ढंग के कपड़े नहीं हैं, नंगे पैर ऐसे घूम रहा हूँ, मैं कैसे पीएम से मिलूं? तब धवन सर ने कलाम से कहा, कलाम तुम सफलता की सूट पहले ही पहन लिए हो, अब कपड़े की सूट की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने कलाम को बोले, तुम्हें डिफेंस में और काम करना पड़ेगा। इस समय चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और बाकी देश मिसाइल की बड़ी तैयारी में हैं। तुम मिसाइल बनाओ हमारे देश के लिए। उसी समय अटल बिहारी जी आए। कलाम साहब ने अटल जी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तब अटल जी ने हाथ नहीं मिलाया बल्कि कलाम साहब से गले लग गए। सफलता पे सफलता मिल रही थी। 1981 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला। 1982 में DRDO का डायरेक्टर, पर वे मन से खुश नहीं थे क्योंकि पड़ोसी देश चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे थे। तब कलाम साहब ने गाइडेड मिसाइल मॉडल पर काम किया और उसके बाद एक के बाद एक मिसाइल की झड़ियां लगा दी। 1985 में त्रिशूल नाम की मिसाइल लॉन्च की। फिर इन्होंने पृथ्वी मिसाइल, आकाश नाग मिसाइल, अब उसके बाद अग्नि मिसाइल इनके लिए चुनौती बन गई। अग्नि में बार बार फेल हो रहे थे। अग्नि मिसाइल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और 1989 के एंड होने से पहले अग्नि मिसाइल को सफल बना दिया। तो बार बार असफल होने के बाद भी उत्साह न खोना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया तो रसिया, US, चाइना, फ्रांस, UK के बाद भारत ऐसे 6वां देश था जिन्होंने इतना पावरफुल मिसाइल तैयार की हो। दुनिया भर के 250 देशों को पीछे छोड़कर अब्दुल कलाम जी ही थे जिन्होंने भारत को 6वें रैंक पर लाके खड़ा किया। 1979 में वही कलाम थे, वही भारत था, कोई देश मदद नहीं कर रहा था। और वही 2017 में ये कलाम जी की ही देन था जो दुनिया भर के देश इंडिया के पास आए और अपना सैटेलाइट हमारे रॉकेट से भिजवाने के लिए मदद की गुहार लगाए। तब विभिन्न देशों के और हमारे टोटल 104 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से भेजे थे, जो कि बहुत बड़ी सफलता थी दोस्तों। 1993 में न्यूक्लियर पावर की बातचीत दुनिया भर में बहुत हो रही थी। अमेरिका धमकी भी बहुत दे रहा था। तब उन्होंने 3 तरकीबें अपनाई। पहला, जितने भी अपने साइंटिस्ट थे उनको आर्मी के यूनिफॉर्म में रख दिए ताकि सैटेलाइट को समझ ही नहीं आए, उसे लगे कि ये तो भाई नॉर्मल आर्मी घूम रही है। दूसरा, उसी समय काम करेंगे जब एक सैटेलाइट जाएगा और दूसरा आएगा उसके बीच कर लेंगे। तीसरा, काम करने के बाद जमीन को ऐसे कैमोफ्लेज कर देते थे जैसे कि यहाँ कुछ काम ही न चल रहा हो। अमेरिका को पता ही नहीं चला और 1992 से 97 लगातार काफी काम किए। यहाँ तक कि आसपास के गांव को भी पता नहीं लगने दिया कि यहाँ परमाणु परीक्षण का काम चल रहा था और यही मेहनत रंग लाई। 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण सफल कर दिया, चुपचाप कर दिया। आज इन्हीं प्रयासों से भारत परमाणु समृद्ध बन पाया है। 1997 में कलाम जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 41 साल तक उन्होंने साइंटिस्ट के रूप में भारत की सेवा की और 1999 में वे रिटायर हुए। उन दिनों वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। तब वाजपेयी जी ने कलाम साहब को फोन पर बोले कि आपका नाम देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और कलाम साहब ने हामी भर दी और कलाम जी 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में रहे। कलाम जी ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 सूटकेस में राष्ट्रपति भवन गए थे और कार्यकाल के बाद 2 सूटकेस में वापस राष्ट्रपति भवन से बाहर आए। उनकी एक खास बात
बात मैं जरूर बताना चाहूँगा दोस्तों, वे मुसलमान जरूर थे लेकिन प्योर वेजिटेरियन थे। उनकी एक और खास बात जो हमारे दिल को छू लेती है, वो परिवारवाद नहीं राष्ट्रवाद में बिलीव करते थे। 2006 में जब वो राष्ट्रपति थे तो अपने पूरे परिवार को, जिनकी संख्या 52 लोग, राष्ट्रपति भवन आए तो उनके रहने, खाने, घूमने के, क्योंकि वे 8 दिन वहां रुके थे, उनका सारा खर्चा का हिसाब अपने अकाउंटेंट से कराकर अपने सैलरी से कटा दिए और कहा कि राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रपति की होती है, पूरे परिवार की नहीं। कलाम साहब तो यूथफुल थे। 70 साल की उम्र में कलाम साहब को यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2015 में IIM शिलांग में कलाम साहब एक इवेंट में लेक्चर देते समय उन्हें कार्डियक अटैक हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। उनकी मृत्यु भी इस तरह हुई अंतिम समय में जैसे कोई योद्धा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त करता है। और ऐसे ही कई लाइफ लेसन जीते जी सीखकर अब्दुल कलाम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए, लेकिन उनको लाइफ के ये लेसन और 2020 तक इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने का जो उनका सपना था, वो आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं भूल रही है। एंड जस्ट इमेजिनेशन, एक ऐसे इंसान जिनके पास इतना वेल्थ ऑफ नॉलेज था, उनके लाइफ लेसन को अगर आप भूलोगे, आप अपनी ज़िंदगी में कितने पीछे जा रहे हो, ज़रूर विचार करना। तो कलाम साहब की बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि कलाम साहब की सोच और उनकी उपलब्धियों के बारे में सभी को पता चल सके, जिससे वे इंस्पायर और मोटिवेट होकर अपने लक्ष्य को सफल बना सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंस्पायर ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।